दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। इससे पहले जो हम लोग जो है 5 क्लास जो है बायोलॉजी का हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग जो है डिस्कशन किए कोशिका के बारे में। कोशिका जो होती है, वो आप लोग एक-एक करके जो है पाँचों वीडियो को आप लोग देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि कोशिका में हम लोग जो है क्या-क्या पढ़ चुके हैं। आज जो क्लास चलेगी, कोशिका की फाइनल और अंतिम क्लास चलेगी। इस क्लास को देखने के पश्चात जो है आपको कोशिका से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो है आपको पता चलेगा कि कोशिका में जब जो हम लोग पढ़े हैं कोशिका चैप्टर में उससे जो है एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और आप लोगों को जो है फोकस करनी होगी, क्योंकि साइंस पोर्शन जो होता है बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी पूछा जाता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि ये कोशिका चैप्टर के समाप्त होने के पश्चात जो है हम जो फिजिक्स का एक चैप्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे, और एक एक करके एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जल्दी से जो है साइंस का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो रेलवे की आने वाली वैकेंसी है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है आप लोग को जो है फायदा मिल सके। क्योंकि रेलवे जो है अब टेक्निकल पोस्ट आएगा, और टेक्निकल पोस्ट में जो है आपको जो है ये काम आने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो बिहार एसएससी की वैकेंसी है, बिहार दरोगा का अभी मेंस होने वाला है, पीटी कैंसिल होगा या नहीं होगा इसके बारे में आप मत सोचिए। आप लोग जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए। और जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी है और यूपी पुलिस की वैकेंसी है। इन सभी वैकेंसी को देखते हुए जो है साइंस के पोर्शन हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और सभी को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारा जो परिवार है अभी जीएस क्लासेस का, ये अधिक से अधिक लोगों का परिवार हो सके, और हम लोग मिलकर जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और सभी को फायदा मिलेगा। ठीक है। और अपने माँ बाप का जो है सपना जो है आप लोग साकार करिए, क्योंकि माता पिता जो है चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। ठीक है। तो माता पिता का जो भरोसा है उस भरोसा को आप लोग टूटने मत दीजिए। ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में, जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर आप पीछे वाले वीडियो आप देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का हम लोग जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम लोग इसका लिंक दे देंगे। ठीक है। वहां से जाकर आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। पीछे हम लोग पढ़े थे जस्ट एक क्लास पहले, उसमें हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बताए थे, और सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार से जो है कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है। और तीनों जो विभाजन होता है उससे क्वेश्चन आपको वहां डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। आप बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपका आंसर जो है तुरंत निकल के आ गया होगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगा होगा। और हम जो है जो डिफिकल्ट चीज होता है उसको हम आसान करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से जो है आपको बताया गया था कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का जो 5 चरण होता है, 5 स्टेप होता है, उसको हम आसानी से कैसे याद करेंगे। अगर किसी को याद होगा तो आप बोल सकते हैं। अगर ईयरफोन लगा के आप देख रहे हैं वीडियो तो आप जरूर बोलिए, और अपने मन में ही बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आसपास कोई आदमी है तो अपने मन में ही बोल सकते हैं। एक बेहतरीन ट्रिक हम बताए थे, इंडियन पार्टी में आना टी पिलाएंगे, इंडियन पार्टी में आना टी पिलाएंगे। ठीक है। तो ये 5 जो है स्टेप्स था, जिसके चलते जो है कोशिका विभाजन संपन्न होता है, समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में। तो जो हमारा हमारा क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, तो फर्स्ट वाला था असूत्री विभाजन, जिसको हम लोग अमीटोसिस कहते हैं, उसके द्वारा उसमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सेल डिवीजन जो है जीवों की कोशिका में किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस कोशिकांग के द्वारा जो है सेल डिवीजन करवाया जाता है। तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम वो किसी भी जीव के जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और पादप में आपसे पूछेगा तो पादप में कोशिका विभाजन जो होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लिए पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं। आज फाइनल और अंतिम क्लास होगी कोशिका की। इसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, इतने ही जोश से पढ़ेंगे जितने जोश हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, एनर्जी जो हमारे अंदर आता है वो आप लोगों से आता है। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम अब जो है प्रयास करेंगे कि कमेंट सेक्शन में ही आंसर देने का, और नहीं तो हम वीडियो के माध्यम से जो है आपके क्वेश्चन को जो है हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट बचा हुआ था इसमें। एक पिछले क्लास में बोले थे कि हम लास्ट में हम बताएंगे कि
क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डीएनए आरएनए पढ़ लिए थे और क्रोमोसोम के बारे में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस पोर्शन को छोड़ा जाए, ठीक है। एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, वो पॉइंट को जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और क्रोमोसोम से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, उस सिंड्रोम की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, चलिए एक आंसर करिए आप क्रोमोसोम से संबंधित। बताइएगा कि किसी भी जीव में जो मदर सेल होता है या कह सकते हैं माता पिता के जो गुण होता है वो बच्चों में ट्रांसफर करने की जो जिम्मेवारी होती है या काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कोशिका के अंदर वो कौन सा पदार्थ है या कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा जो है माता पिता का जो पैतृक गुण होता है वो बच्चे में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको हम बताए थे डीएनए का प्रमुख भूमिका होता है इस काम को करने में। जो माता पिता का गुण होता है, मान लीजिए माता पिता का गुण ऐसा है कि उनका लक्षण है कुछ चोरी करना, मान लीजिए कहीं जा रहा है और उसका मतलब एक लक्षण हो गया कि मतलब कुछ चीज को चुराना, तो उनका जो बच्चा होगा उनमें भी थोड़ा थोड़ा जो है वो लक्षण देखने को मिलेगा। लेकिन ये लक्षण जो होता है चोरी करना, ये एक तरह से पैतृक लक्षण नहीं है, ये क्या है, उपार्जित लक्षण है जो परिवेश में रहकर जो है लोग सीखता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है बच्चे में ट्रांसफर होता है, ये गुण जो है थोड़ा सा ट्रांसफर होता है। जब हम लोग जो है जीवों के रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैव उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से जो है लक्षण का ट्रांसफर होता है ना। तो अभी हम सिर्फ कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिका में क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो होता है ये भी जो है क्या होता है कि गुण का जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। माता पिता के गुण जो है वो ट्रांसफर होता है बच्चों में। तो डीएनए जो होता है डीएनए, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपको जो है कोशिका द्रव में पाया जाएगा, ठीक है। और कोशिका द्रव में और सबसे अधिक डीएनए जो पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उसके साथ साथ जो है क्रोमोसोम जो अधिक संख्या में जो है कहाँ पाया जाता है, तो वो भी केंद्रक के आसपास पाया जाता है, ठीक है। कोशिका का जो केंद्रक होता है वहां पर आपको क्रोमोसोम की संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम का निर्माण होता कैसे। जैसे कि आप पढ़े होंगे, पीछे हम क्लास में हम कराए थे आपको कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर बहुत सारा पदार्थ होता है। जैसे केंद्रक के अंदर छोटा सा एक संरचना होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रिका के अंदर या केंद्रक के अंदर जो है अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक में एक जाली नुमा संरचना होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन धागा कहते हैं, क्रोमेटिन धागा। अब क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, तो वही क्रोमेटिन धागा क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर फिर से क्या होता है, जुट जाता है। पहले तो क्या हुआ, टूटेगा, टूट कर क्या होता है, फिर से सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर फिर से वो जुट जाता है। वही सिकुड़ा हुआ जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जो जालीनुमा संरचना आपको केंद्रक में देखने को मिलता है जिसको क्रोमेटिन धागा कहते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन धागा का बना होता है। ये किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन धागा। जो क्रोमेटिन धागा होता है उसी से मिलकर किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम। ये कहां पर देखने को मिलता है, तो केंद्रक में। ये आपको कहां मिलेगा, तो केंद्रक में। कोशिका के जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्रोमेटिन धागा आपको देखने को मिलता है। यही क्रोमेटिन धागा जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्या होता है, ये टूट जाता है, क्रोमेटिन धागा टूट जाता है। फिर से क्या होता है, संगठित हो जाता है, संगठित होकर पूरा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर क्या होता है, ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। हम जो है बात करेंगे कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, आप लोग जानते होंगे 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है। तो क्रोमेटिन धागा के बारे में बात की। अब क्रोमोसोम की संरचना के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन धागा के बना होता है। तो कहा जाता है कि जहां पर दो क्रोमेटिन धागा आपस में जुड़ता है उस सेंटर को क्या कहते हैं। तो जब तक आप संरचना नहीं पढ़िएगा तब तक इसका आंसर आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे करके एक संरचना बनाइए, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं ऐसी ही संरचना।
इसी प्रकार से क्रोमेटिन धागा जो होता है जुड़ा रहता है और किसका निर्माण कर लेता है, तो क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम केंद्रक बना देते हैं कि यहीं पर आकर जो है एक क्रोमेटिन धागा आपस में जुड़ जाता है। चलिए, तो लगभग जो है हम जो है क्रोमोसोम की संरचना हम लोग बना लिए। ये ऐसा होता है क्रोमोसोम। ये जो आपको संरचना दिख रहा है ये किसका है, तो क्रोमोसोम की संरचना है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन धागा का बना होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिन धागा जब आपस में जुट जाता है तो उसी से क्या बनता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है और इसको हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। और जो ये दिख रहा है आपको सबसे ऊपर टॉप, टॉप जो होता है ये टॉप, इस टॉप को हम लोग जो है यहाँ पर एक गांठ पाया जाता है। टॉप पर जो है एक गांठ पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में एक गांठ पाया जाता है जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट। जिस प्रकार से सैटेलाइट को आकाश में छोड़ते हैं, जो आप स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम की संरचना होती है, क्रोमोसोम के ऊपरी भाग में, क्रोमोसोम के ऊपरी भाग में एक गांठ नुमा संरचना पाया जाता है। गांठ नुमा संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहते हैं। और जो ये ऊपरी भाग दिख रहा है आपको, ये ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग, इसको हम लोग जो है टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर, ठीक है। ये ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। देखिए ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखाई दे आसानी से। जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग टेलोमियर कहते हैं, टेलोमियर। और जो ये बीच में जो भाग है सेंटर में, इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रोमोसोम की संरचना होती है, क्रोमोसोम की संरचना वो किससे मिलकर बना होता है, तो क्रोमेटिन धागा। जो क्रोमेटिन धागा होता है वो कोशिका विभाजन के समय टूट जाती है, टूटने के पश्चात फिर से सिकुड़ जाती है। सिकुड़ कर जो है वो किसका निर्माण करती है, तो क्रोमोसोम का निर्माण कर लेती है, ठीक है। क्रोमोसोम की संरचना जो होता है इसमें सबसे ऊपर जो भाग होता है एक गांठ नुमा संरचना होता है। ये कैसा होता है, ये गांठ होता है, ये गांठ होता है। एक बिंदु जैसा ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ऐसे करके गांठ नुमा संरचना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। और जो ये सेंटर में होता है, जो बीच में होता है, इसको सेंट्रोमियर। देखिए सेंटर भी ऐसे ही लिखते हैं, सेंट्रोमियर, याद रखिएगा, सेंटर से सेंट्रोमियर याद रखिएगा। और जो ये निचला भाग है, निचले भाग को हम लोग टेलोमियर कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं, टेलोमियर। और जब सबसे ऊपरी भाग होता है और वहां पर जो गांठ नुमा संरचना होता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, सेंट्रोमियर और टेलोमियर। ये तीन जो है वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रोमियर, टेलोमियर और उसके बाद सैटेलाइट। सेंट्रोमियर, टेलोमियर और सैटेलाइट, ये तीन जो है वर्ड है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर क्रोमेटिन धागा आपस में मिलता है और किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है, उस सेंटर को क्या कहते हैं, उस सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपरी भाग में या निचली भाग, देखिए जरूरी नहीं है कि ऊपरी भाग में ही होगा, निचली भाग में भी ये गांठ नुमा संरचना आपको पाया जाएगा। ये चार होगा, सैटेलाइट की संख्या कितनी होगी, चार होगी। और टेलोमियर भी ये होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा जो संरचना है, पूरा जो संरचना है किसका है, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की ये संरचना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की जो इकाई होती है, क्रोमोसोम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्रोमोसोम की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन किस में पाया जाता है, तो जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में। यानी क्रोमोसोम की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन का काम क्या है, पैतृक गुणों का जो है वाहक होता है। जीन जो है पैतृक गुणों का वाहक होता है। माता पिता का जो लक्षण है वो बच्चों में ट्रांसफर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो जीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक जीन होता है जो रात में आता है ना, रात में आता है, कहा जाता है कि गुलाब गुलाब लेकर आता है, कुछ ऐसे कहानी है, गांव देहात में ऐसा बोला जाता है कि जीन होता है ना, जीन, मेल के पास फीमेल जीन आता है और फीमेल के पास मेल जीन आता है, ऐसे कहा जाता है। चलिए उस पर विश्वास मत कर दिए, आगे बढ़िए आप लोग। चलिए, जीन आप लोग देख लिए। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन पाया जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, डीएनए में, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, डीएनए में, ठीक है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में।
तो इसी प्रकार से जो है एक चेन बनता है, ठीक है, एक चेन बनता है इसको, और ये सभी जो है वो किसका काम करता है, तो माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि पैतृक गुणों का ये वाहक होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र की संरचना क्या है, गुणसूत्र में जो है कौन सी चीज कहां पर होता है, यानी गुणसूत्र में जो भी वर्ड होता है, ठीक है, उस वर्ड के बारे में आपको समझना है कि गुणसूत्र का किस भाग को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमेटिन धागा से बना होता है ये क्रोमोसोम। क्रोमेटिन धागा कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में जो जालीनुमा संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है कि कभी कभी गुणसूत्र में जो है कमी या वृद्धि देखने को मिलता है। कभी कभी या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और नहीं तो गुणसूत्र की संख्या घट जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। इसी को सिंड्रोम कहा जाता है। ये बहुत प्रकार के सिंड्रोम देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंड्रोम जो है एग्जाम में पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 3-4 सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे मनुष्य में जो है एक तरह से बीमारी के तौर पर देखा जाता है और गुणसूत्र की कमी या वृद्धि के कारण ये होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, और नहीं तो क्या करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम होता क्या है, तो आप लोग अभी जान गए हैं कि क्रोमोसोम में जो विकार उत्पन्न होता है, या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है या तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है सिंड्रोम कहते हैं, जो एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। चलिए, आप लोग हेडिंग दे दीजिए सिंड्रोम। सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोम में विकार के कारण उत्पन्न होता है। सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है, तो एक बीमारी है। सिंड्रोम बीमारी है। ये उत्पन्न कैसे होता है, तो क्रोमोसोम के विकार के कारण, क्रोमोसोम में विकार के कारण, जो होता है ये उत्पन्न होता है। यानी क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी होगा, विकार मतलब होता है कुछ खराबी होना, खराबी या गड़बड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। खराबी बोलिए या गड़बड़ी बोलिए। क्रोमोसोम में या तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम जो होता है वो कई प्रकार का होता है। सिंड्रोम जो होता है कई प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे खास करके मनुष्य में जो होता है सिंड्रोम, देखेंगे कि कभी कभी होता है कि सिंड्रोम की क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और कभी कभी देखा जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, जिसके चलते जो है मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिंड्रोम की चर्चा करेंगे। पहला सिंड्रोम जो होता है जो एक तरह से कह सकते हैं कि उस सिंड्रोम की जो वाहक होती है वो महिलाएं होती है। यानी वो केवल केवल जो है महिलाओं में ही पाया जाता है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो केवल जो है महिलाओं में होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये किस में होता है, तो केवल महिलाओं, महिलाओं में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, देखिए खास करके होता क्या है कि मनुष्य में जो होता है ना 23 जोड़ा या कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है, 46 क्रोमोसोम। 23 जोड़ा बोलिए या 46 क्रोमोसोम की संख्या पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य में पाया जाता है। अब इसमें से होता क्या है कि 46 से घटकर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। 45 हो जाती है। 46 से क्रोमोसोम की संख्या घटकर कितना हो गया, 45 हो गया, जिसके चलते जो होता है टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ये खासकर किस में होता है, तो महिलाओं में होता है, याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे करना है, टर्नर सिंड्रोम याद कैसे करना है कि ये केवल महिलाओं में होता है, तो याद रखिएगा। देखिए, बकलोलिया सब के दिमाग जो होता है ना, दिमाग वो जो होता है पुरुषों की तुलना में कम होता है। और कम कैसे होता है,
तो देखिए ये यूज पर डिपेंड करता है कि किसका दिमाग जो है कितना काम करता है। लेकिन शोध में ऐसा पता चला है और बायोलॉजी में हम पढ़ाते भी हैं आगे आगे हम जब आप लोग को ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। जो ब्रेन का वजन होता है, ब्रेन का जो वजन होता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो है 500 ग्राम 500 ग्राम जो है वो वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि महिलाओं में कम होता है, ऐसे याद रखिए महिलाओं में क्या होता है कम होता है। और जब ब्लड की बात करेंगे ब्लड, तो ब्लड भी देखिएगा 500 ग्राम 500 ग्राम जो है ब्लड जो है महिलाओं में पुरुष की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट करिए कि महिला में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या घटेगा, गुणसूत्र की संख्या क्या होगा घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो टर्न हो जाएगा, क्या होगा टर्न होगा, टर्न होकर कितना हो जाएगा, नहीं कहते हैं एक गाना आया था पलट तेरा हीरो इधर है ना, यानी उसको पलटने के लिए कहते हैं, टर्न करने करते हैं उसको कि टर्न हो जाओ इधर पलट जाओ, यानी पलट इधर तुम्हारा हीरो इधर है, नहीं कहते हैं कि पलट। एक गाना आया था आप लोग जानते भी होंगे कि उसमें कहा जाता है कि पलट और तुम्हारा हीरो इधर है, ऐसे कहा जाता है उसमें। तो देखिएगा तो पलट मतलब हो गया टर्न, यानी टर्न लेना। अब पलटेगा कोई तो टर्न लेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट ना। तो टर्न करेगा, तो टर्न कौन करेगा, तो लड़कियां करेगी टर्न, महिलाएं करेगी टर्न ना। तो टर्न होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, तो केवल महिलाओं में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो महिला का जनन अंग होता है वो अविकसित होता है ना, पूरी तरीके से जो है विकसित नहीं हो पाता है। अब विकसित नहीं होगा तो महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं देगी। ठीक है, जितने भी महिलाएं का जन्म होता है, और ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का जीवन तभी पूर्ण होता है जब महिलाएं मां बनती है। ठीक है, यानी महिला का जीवन जो होता है और अंतिम रूप से तब फलीभूत होती है जब कोई भी महिलाएं माता बनती है और बच्चे को जन्म देती है, तब उसका जीवन जो है स्त्री पुरुष स्त्री योनि में जन्म लेना जो है वो साकार हो जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी के चलते क्या होता है, महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो जनन अंग होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, विकसित नहीं हो पाता है, और कह सकते हैं कि महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। बांझ जिसको हम लोग अनफर्टाइल कहते हैं, बांझ हो जाती है महिलाएं, यानी जनन अंग अविकसित अविकसित जिसके साथ क्या होती है, महिलाएं बांझ हो जाती है, बांझ हो जाती है। बांझ महिलाएं जो होती है उस समाज में हीन नजर से देखा जाता है, और आसपास के लोग जो है बहुत ही चिढ़ाते हैं उनको। यानी आप लोग भी ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि जिस महिला को बच्चा नहीं होता है उसको जो है आसपास की जो महिलाएं होती है उसको जीना हराम कर देती है ना। बिना ऑक्सीजन के जीना और बिना बच्चे की महिला को जीना दोनों एक ही है, यानी दोनों कह सकते हैं बराबर है। ठीक है, यानी जिस प्रकार से आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, महिलाओं का जीवन जो होता है बच्चों के बिना जो है वो साकार नहीं होता है। ठीक है, यानी घुटन सा महसूस होने लगता है ऐसा, क्योंकि आसपास की जितनी भी महिलाएं होती है बार बार उसको ताना देती है ना। तो इस बीमारी के चलते, टर्नर सिंड्रोम के चलते जो होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, और इसका जननांग जो होता है अविकसित रहता है, जिसके चलते महिलाएं क्या होती है, बांझ होती है। यह केवल महिलाओं में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। चलिए इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऐसा सिंड्रोम है जो केवल पुरुषों में होता है। ठीक है, ये केवल क्या होता है, केवल पुरुषों में होता है, और पुरुष जो है उसके चलते बांझ हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, जो केवल किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। चलिए नंबर 2, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। टर्न यानी पलट, पलट तुम्हारा ध्यान किधर है, हीरो इधर है ना। तो पलटने की बात कर रहा था, टर्न लेने की। तो टर्न किसको बोला जाता है, तो पुरुष बोलता है किसको, महिला को। यानी लड़की लोग के लिए ये बताया गया कि पलट, पलट तुम्हारा ध्यान किधर है,
हीरो इधर है। तो टर्नर से याद हो गया। अब आते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ना, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। देखिएगा कि ये जो होता है क्लीनेफेल्टर, ये केवल आपको जो है पुरुषों में देखने को मिलता है। जितने भी पुरुष होता है उसमें आपको कौन सा सिंड्रोम, तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। और यह केवल किस में पाया जाता है, तो पुरुष में ये पाया जाएगा, केवल पुरुषों में, केवल पुरुषों में पाया जाएगा। अब होता क्या है कि पुरुष जो होता है, इसमें पुरुष जो होता है इसका भी जनन अंग जो है अविकसित रह जाता है। और इस प्रकार से जो है जो बच्चा के पास जो है ये हो जाता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, वो बच्चा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है और बांझ हो जाता है। ये भी जो है बच्चे को जन्म देने योग्य नहीं होता है, क्योंकि अब जनन अंग विकसित नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पुरुष जो है बांझ हो जाता है। लिख लीजिए, ये क्या होता है, इससे पुरुष जो है बांझ हो जाता है, बांझ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जनन अंग जो होता है, जनन अंग अविकसित रह जाता है, जनन अंग अविकसित रहता है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो देख लिए। एक था टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं बांझ हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया महिलाएं बच्चे को जन्म देने योग्य नहीं रह पाती है। और दूसरा हो गया आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है और उसमें क्या था, क्रोमोसोम की संख्या घटती थी, उसमें 45 हो जाता था और इसमें 47। ये केवल पुरुषों में और वो केवल जो है किसमें होता था, महिलाओं में। तो दो सिंड्रोम के बारे में आप लोग देख लिए। अब ये सिंड्रोम होता क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम में देख रहे हैं विकार हो रहा है, एक में क्रोमोसोम बढ़ रहा है, एक में क्रोमोसोम घट रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ढूंढिए, ताकि आपको क्लीनेफेल्टर कभी याद करने की जरूरत पड़े ही नहीं पड़े। ठीक है, क्लीनेफेल्टर। अब देखिए होता क्या है कि फिल्टर से याद रखिएगा कि फेल जो होता है, फेल जो होता है, तो लड़कियों से ज्यादा जो है ना लड़का जो है तकलीफ झेलता है। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में, मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती हैं, तो बकलोलिया सब उतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि बकलोलिया के लिए कोई बकलोलवा जो है दिन रात करके मेहनत कर रहा है जॉब प्राप्त करने के लिए, और साथ ब्याह करेगी, एकदम भर जिंदगी जो है एकदम खुश रहेगी। ठीक है, लड़का भर दिन ऑफिस में काम करेगा, ये आराम से बैठ बैठ के टीवी देखेगी। ठीक है, और बस खाना पीना खाएगी, और जब शाम को जब आएगा वो तो कहेगा चलिए थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है, इसको जो है शॉपिंग करना ही मतलब जिंदगी का अंतिम लक्ष्य रह जाता है। तो उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये केवल पुरुषों में होता है। अब पुरुष में क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि पुरुष अगर कोई तैयारी कर रहा है एग्जाम का या कोई चीज का, अगर वो फेल हो जाता है तो उसको जो गहरा चोट लगता है और बहुत जो है वो तकलीफ में जीवन जीता है, क्योंकि इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचा और उसके बाद वो फेल हो जाता है। इमेजिन करिए उसका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है तो कितना तकलीफ होता होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, फेल्टर, फेल्टर से फेल हो गया, तो फेल होने के बाद किसको ज्यादा तकलीफ होता है, तो लड़कों को होता है, लड़कियों को बहुत कम होता है, क्योंकि उसको बैकअप प्लानिंग रहता है कि हम नहीं तो मेरे लिए कोई और जो है बढ़िया से पढ़ रहा होगा। ठीक है, उससे हम शादी करेंगे, आराम से सेटल हो जाएगा मेरा जीवन। लेकिन लड़का के लिए नहीं, लड़का का जीवन ही बना है कि घोड़ा की तरह उसका जो है वो मेहनत करना है उसको और पैसा कमाना, क्योंकि जो लड़का पैसा नहीं कमा पाएगा किसी भी प्रकार से, उसका जीवन जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको पॉज करके लिखिए। अब हम तीसरा हम बात करते हैं। चलिए, अब जो होता है दो सिंड्रोम आप लोग देख लिए, डाउन सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे पटाव सिंड्रोम के बारे में। पटाव सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम देखिए क्या होता है। पटाव सिंड्रोम जो होता है वो जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। पटाव सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर जो है 47 हो जाता है। ये किसमें पाया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में, महिला एवं पुरुष
ये दोनों में देखने को मिलेगा, पटाव सिंड्रोम दोनों में देखने को मिलेगा। और इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम संख्या इसमें भी बढ़ गया और ये महिला पुरुष दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, जिस पुरुष या महिला में ये सिंड्रोम हो जाता है, पटाव सिंड्रोम, उसमें देखिएगा आंख की बीमारी हो जाती है, यानी आंख उसका जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये होठ जो होता है, होठ वो भी जो है अजीब तरीके से वो फट उठ जाता है और ये मोटा हो जाता है, जीभ मोटा हो जाएगा। आपको देखिएगा कि जिस पुरुष या महिलाओं में पटाव सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, उसमें जो है इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी, तो आंख की बीमारी, आंख की बीमारी, आंख की बीमारी। उसके बाद क्या होता है, ओठ, ओठ फटना, यानी ओठ जो होता है उसका, लिप्स जो होता है वो फट जाता है। उसके बाद जो होता है इसका शरीर में जो है विकृति पाया जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आंख हर देखिए उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और भी बहुत सारी विकृति इसमें देखने को मिलता है। आंख की बीमारी हो गया, ओठ की बीमारी हो गया, जीभ मोटा हो जाना, तालू मोटा हो जाना, ये सब बीमारी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तालू, तालू मोटा होना, तालू क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। जीभ मोटा हो जाता है, जीभ, जीभ में विकार हो जाता है, जीभ में क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि पटाव सिंड्रोम जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों में होता है। और इसके चलते जो होता है खास करके आंख की बीमारी, आंख की बीमारी जो है ये देखने को मिलता है महिला और पुरुष में। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो 3 सिंड्रोम आप लोग पढ़ लिए। पहला टर्नर सिंड्रोम, क्लीने-फेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा हम लोग देख लिए पटाव सिंड्रोम, ठीक है। एक और सिंड्रोम की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती है या बढ़ती है, ये महिला में होता है या पुरुष में होता है, ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये आपको लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार ये बोलना पड़ता है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, आपको समझ में आ जाता होगा पहले। इसको मिटा रहे हैं। नंबर 4 आप लोग हेडिंग दे दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखिए, डाउन सिंड्रोम होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग देखें पटाव सिंड्रोम, ठीक है। तो पटाव जो होता है, लड़का लड़की को पटाता है और लड़की लड़का को पटाता है, तो ये इसे याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी दूसरे को पटाएगा, मतलब दोनों भी पटा सकता है। अगर किसी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आ गया, वो लड़की हाथ धो के लड़का पीछे पड़ जाती है। अगर कोई लड़का, लड़का तो और भी मतलब क्या बताएं, और भी पागल होता है। अगर चट्टा को कोई लड़की पसंद आ गई, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसका पहले घर देखेगा किधर है, उसके बाद जो है उसके दोस्तों से पता करेगा कि इसके फैमिली में कौन कौन है, पूरा जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। लड़कों के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ये सब करने का। तो लड़का लड़की को पटाएगा, लड़की लड़का को, इसलिए पटाव सिंड्रोम दोनों में होता है, याद रखिएगा, पटाव सिंड्रोम दोनों में होता है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कभी भी, कभी भी देखिएगा डाउन सिंड्रोम में, मतलब जैसे अभी पटाव सिंड्रोम की हम चर्चा किए, तो सेम जो होता है वो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें भी आंख की बीमारी होती है, और ऊपर वाला जो होता है ये आपको ऊपर वाला जो ओठ होता है वो फट जाता है, ठीक है। और जीभ, जीभ में विकृति पाया जाता है, और आंख तो होता ही है। एकदम दोनों सेम है, दोनों सेम है। दोनों में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, बढ़ जाती है। क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाता है। ये भी किसमें, मेल एवं फीमेल, मेल एवं फीमेल, यानी पुरुष और महिला दोनों में ये देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है कि आंख की बीमारी, जो आंख हम बोले टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आंख की बीमारी, या कह सकते हैं कि आंख में जो होता है विकृति उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा जो है आप देखिएगा ओठ, ओठ फटना,
तालू, मोटा होना, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी विकृति देखने को मिलता है शरीर में। तो इस प्रकार आप देखें कि क्रोमोसोम में विकृति के चलते, क्रोमोसोम में विकृति के चलते जो होता है मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। मुख्य रूप से हम लोग 4 सिंड्रोम की चर्चा की है, ठीक है। चारों को हम फिर से नाम बोल देते हैं। पहला हम लोग पढ़े हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है। दूसरा हम लोग पढ़े क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घटती है, केवल एक में क्रोमोसोम की संख्या घटती है। वो किसमें? तो वो टर्नर सिंड्रोम में, जो केवल किसमें होता है? महिलाओं में ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्लिनेफेल्टर, ये जो है पुरुषों में होता है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। अब आगे हम बात करते हैं पटाव सिंड्रोम, और उसके बाद जो होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो डाउन्स जो होता है, डाउन्स ये दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में। क्योंकि डांस, याद रखिएगा, डांस केवल महिलाएं नहीं करती है, डांस जो है पुरुष भी करता है और महिला भी करता है। तो ऐसे याद रखिएगा, डांस, डांस मतलब डांस, डांस मेल फीमेल दोनों में, डांस जो है मेल फीमेल दोनों में। उसके बाद पटाव, पटाता भी है दोनों, ठीक है, लड़का लड़की को और लड़का मतलब लड़की को और लड़की लड़का को, दोनों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये क्लास जो है पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जितना चीज आपको बताया गया है। पहले हम लोग क्रोमोसोम के बारे में चर्चा किए, उसके बाद क्रोमोसोम से संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। 4 प्रकार के सिंड्रोम की हम लोग चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग जो है पढ़ने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का एक चैप्टर जो हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए। और आप लोग क्या करिए, आप कोशिका से संबंधित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए और कोशिका से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाए हैं आपको सही पढ़ाए हैं कि नहीं, ठीक है, आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। ये कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।